बुक्स एंड ऑथर्स सीयूटी हिस्ट्री एग्जाम में ये टॉपिक 3 तरीकों से पूछा जाता है। एक तो सिंपल वन लाइनर कि भाई अमुक तुमल्लेड़ को किसने लिखा था, किस लैंग्वेज में लिखा था, किस टॉपिक पे किताब लिखी गई है। दूसरा अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हमने क्या किया, आपके सामने 4 किताबों की लिस्ट दे दी और आपको कहा कि इन चारों को आप क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। जो किताब पहले लिखेगा उनको पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। और तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज मैच बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक तरफ मैंने बुक्स का नाम रख दिया, दूसरी तरफ ऑथर्स का नाम रख दिया। या तो आपको मिलाना होता है या आपको करेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना होगा, इनकरेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना होगा। सो मैच बेस्ड क्वेश्चन के लिए टिप भी याद रखो, पे अटेंशन टू द डिटेल की करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। सो इन एनी केस ये जो बुक्स एंड ऑथर्स वाली टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस वीडियो में अपन उन्हीं बुक्स एंड ऑथर्स वाले टॉपिक को करने वाले हैं। एक तो हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स के नाम भी याद रखेंगे, उसके साथ मैं आपको अरेंजमेंट भी बताऊंगा कि कौन सी किताब पहले लिखी गई, चैप्टर वाइज अरेंजमेंट, ताकि आप इसको अगर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सको। सो नाउ लेट्स कम टू द लैपटॉप स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से। सबसे पहली जो किताब है दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसको लिखा है सन रॉय ने। इसमें इंडियन आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री बताई गई है, कैसे एएसआई को स्थापित किया गया, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के एरा के बारे में बात की गई है, जॉन मार्शल के एरा के बारे में बात की गई है, थोड़ा बहुत दयाराम सैनी के बारे में भी बताया गया क्योंकि वो भी बाद में फिर डीजी बनते हैं एएसआई के। दूसरी जो किताब है दैट इज द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो इंदिरा की इन्वेजन की थ्योरी है, जिसको मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि इन्होंने शायद अटैक किया होगा मोहनजोदड़ो पे और ये सब कुछ तबाह कर दिया होगा, इसको जीएफ डेल साहब यहाँ पे रिफ्यूट करते हैं। एंड तीसरी किताब, चूंकि जॉन मार्शल ने ही इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था, अनाउंसमेंट की थी ऑफिशियल 1924 में, तो उनकी ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। तो ये 3 किताब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई क्रोनोलॉजी आपसे पूछी नहीं जाएगी क्योंकि इसको टाइमलाइन में मेंशन किया भी नहीं गया है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 2। इसमें कुछ किताब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ पे मैंने किताब के सामने लैंग्वेज भी बताया कि किस लैंग्वेज में ये किताब लिखी गई है। अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखी गई है, चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों, इसके तीनों ही नाम एक ही आदमी के। उसके बाद इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। ये ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और चूंकि ग्रीक एम्बेसडर थे तो ग्रीक में ही ये किताब लिखा होगा। उसके बाद तीसरा जो सोर्स है दैट इज नॉट अ बुक बल्कि एक प्रशस्ति है, अ कलेक्शन ऑफ पोयम कह सकते हैं। संस्कृत में लिखा गया, हरिश्चंद्र ने लिखा है और किसके लिए लिखा था वो आपको बताना है इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बुक दैट इज हर्षचरित। ये बाणभट्ट ने लिखा है, हर्षवर्धन के राजकवि थे, ये भी संस्कृत में लिखी गई है। सो यहाँ पे ये तीनों किताब संस्कृत में है एक्सेप्ट दिस इंडिका। अब इस चैप्टर 2 में ऐसी बहुत सारी अदर किताबें हैं जिनके ऑथर के बारे में तो नहीं बताया गया, बट उनका जो है ना क्रोनोलॉजी हमें पता है, तो उसको एक बार अरेंज करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र, जो कि 4वीं शताब्दी बीसी में लिखा गया था। उसके ठीक बाद इंडिका आता है, ठीक है। उसके बाद पेरिप्लस ऑफ इथरेंसी, ये ऑथर का इसमें नाम मेंशन नहीं है, ये कोई ग्रीक सेलर ने लिखा था जो इंडिया से यूरोप के बीच ट्रेड बराबर किया करता था। ये 100 सी के आसपास ये किताब लिखी गई थी जिसमें प्रॉपर ब्यौरा दिया गया था कि इंडिया से ट्रेड में कौन कौन से सामान लाए जाते थे, कौन कौन से सामान भेजे जाते थे। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति, इसको 4वीं शताब्दी सी में, नॉट बीसी, सी में लिखा गया। और हर्षचंद्र, जिसको हर्षवर्धन के एरा के जमाने के बाणभट्ट ने लिखा है 7th सेंचुरी सी में। यहाँ पे ये दोनों किताब अमूमन लगभग एक ही टाइम पीरियड में लिखे गए। उसमें मैं अर्थशास्त्र को ज्यादा पहले लिखूंगा क्योंकि चाणक्य का जिक्र पहले आता है इतिहास में, उसके बाद मेगास्थनीज का जिक्र आता है। सो दैट्स ऑल इन द चैप्टर 2। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 3 की। इसमें भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। जब सबसे पहले उसमें अष्टधाई आ जाती है, पाणिनि की, ये व्याकरण के ऊपर एक किताब है। इसके बाद नाट्यशास्त्र, भरत की ड्रामेटोलॉजी के ऊपर एक किताब है, नाटक के ऊपर, ये भी संस्कृत में लिखी गई थी। इसके बाद मृच्छकटिका, ये एक फिक्शन है, शूद्रक ने लिखा था और ये भी संस्कृत में लिखी गई है। इसके बाद महाभारत, वेद व्यास ने लिखा था और ये भी संस्कृत में लिखी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और किताब, दैट वाज बेसिकली ए प्रोजेक्ट लेड बाय वीएस सुक्थानकर, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो इससे वन लाइनर बहुत पूछे गए कि वीएस सुक्थानकर ने किस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था, या क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत किसने इनिशिएट किया था, किसने इसको शुरू किया था। अब हम कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, जितने भी किताबों का मेंशन इस चैप्टर 3 में है उन सभी का, और चैप्टर 3 में सबसे ज्यादा किताबों का मेंशन है। सबसे पहले आते हैं हमारे उपनिषद, जिनका मेंशन है इस चैप्टर में, और वो 600 बीसी के आसपास लिखे जाने लगे थे। और इसीलिए मैंने कहा था चैप्टर 4 में कि 600 बीसी वाज अ काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उपनिषदों के लिखने के बाद ही लोगों की जो दिमाग है ना वो खुल रहे थे। उपनिषदों की लैंग्वेज थोड़ी सी आसान थी वेदों के कंपेरेटिवली, और उपनिषदों में बहुत सारे ऐसे फिलोसफिकल मैटर्स के ऊपर कंटेंट था। तो जो इंटेलेक्चुअल मटेरियल उपनिषदों में था, वो लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो वो क्वेश्चन कर रहे थे पुराने ढर्रों को कि भाई हम लोग ये क्यों करते हैं, गॉट इट।
उसके बाद अष्टाध्यायी की पाणिनि की व्याकरण अष्टाध्यायी, जिसको 500 बीसी के आसपास लिखा गया। जब सी डॉट लिखा होगा ना, मतलब सरका मतलब अराउंड, कोई हम एग्जैक्ट एक्यूरेट डेट नहीं बता सकते, बट सरका बता रहा। उसके बाद मेजर धर्मशास्त्र, जो शुरुआत के धर्मशास्त्र लिखे गए, तो 500 से 200 बीसी के आसपास ये लिखेगा। त्रिपिटकास 500 से 100 बीसी के आसपास लिखेगा और ये पाली में लिखेगा, ये आप याद रखेंगे। रामायण और महाभारत कंपाइलेशन इनका हुआ है 500 बीसी से लेकर 400 सी तक, कुल 900 सालों का समय लगा था। दैट इज द कंपाइलेशन, नॉट कंपोजिशन। ऑलरेडी ये कहानी प्रचलित थी, उसके बाद हमने इनको संस्कृत में किताबों में लिख दिया ताकि ये कहानी अब रिटन फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहे। उसके बाद मनुस्मृति, ये 200 बीसी से 200 सी तक चला, ये 400 सालों तक चलता है। उसके बाद चरक और सुश्रुत संहिता, ये मेडिसिन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, 100 सी के आसपास इसको लिखा गया। फिर पुराणों को 200 सी के आसपास लिखा जाने लगा और इसके बाद ही सेवियर वर्शिप का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। फिर ये जो नाट्यशास्त्र अभी हमने देखा भारत की, इसको 300 सी के आसपास लिखा गया था। उसके बाद गुप्ता पीरियड के जमाने में 2-3 बहुत बड़े बड़े लिटरेट और आए थे, जिसमें कालिदास हैं, वारामिहिर, विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त की किताब का क्या नाम था, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। बहुत फेमस किताब है और ये मॉडर्न अंपायर के ऊपर किताब है। ये छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। तो ये किताबें गुप्ता पीरियड के एकदम स्वर्णिम युग में 400 से 500 सी के बीच इसको लिखा गया है। उसके बाद क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, उसको शुरू किया गया था 1919 में एंड दैट एंडेड अप इन 1966। तो 47 सालों का कुल इसमें समय लगता है। दैट्स ऑल इन द चैप्टर 3। चैप्टर 4 में अगर बात करें तो कुछ आपकी ऑटोबायोग्राफी है और कुछ रिसर्च बेस्ड किताबें हैं। उसमें सबसे पहली जो ऑटोबायोग्राफी है दैट इज ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। ये भोपाल और शाहजहां बेगम की अपनी ऑटोबायोग्राफी है। सो दैट इज ऑटोबायोग्राफी, लिखा भी इसको शाहजहां बेगम ने ही है। इसके बाद एक रामाराज्य करके लेखक थे, उनकी किताब है एसे ऑन आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज। इसमें हम्पी का जिक्र है, इसमें सांची का जिक्र है। 1834 में किताब पब्लिश हुए। इसके बाद ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, भिल्सा टोप्स। भिल्सा एक्चुअली ना विदिशा का पुराना नाम है, मध्य प्रदेश में आजकल विदिशा पड़ता है और इसी में सांची आता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने विदिशा के पूरे एरिया को विजिट किया था, उसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स उनको मिले थे, इंक्लूडिंग द स्तूपा ऑफ सांची। तो उसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे लिखते हैं। 1854 में किताब लिखी गई है। फिर बुद्ध गया करके किताब है, जिसको राजेंद्र लाला ने लिखा है, ये 1878 में लिखी गई। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट चूंकि आपके टाइमलाइन में मेंशन था तो आप इसको याद रख लेंगे। उसके बाद द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची और द कंजर्वेशन मैनुअल, इन दोनों को जॉन मार्शल ने लिखा है। ठीक है, मॉन्यूमेंट ऑफ सांची को जॉन मार्शल ने एल्फ्रेड फॉकर के साथ मिलकर लिखा है और कंजर्वेशन मैनुअल इन्होंने अकेले लिखा। अब देख लेते हैं इसकी क्रोनोलॉजी, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो सबसे पहले आता है एसे ऑन आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज, जो 1834 में लिखा है रामराज्य ने। बिल्सा टोप्स 1854 में लिखा है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने। फिर ऑटोबायोग्राफी शाहजहां बेगम की 1876 में पब्लिश हुई है। इसके बाद बुद्ध गया, इसको लिखा था राजेंद्र लाला ने 1878 में। उसके बाद ये जो दो हैं, ये 20वीं शताब्दी की किताबें हैं, जॉन मार्शल ने जिनको लिखा है, एक 1914 में और एक 1923 में। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये 3 किताबें, ताजुल इकबाल, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, कंजर्वेशन मैनुअल और भिल्सा टोप्स। तो ये दोनों तो आप एक साथ जॉन मार्शल के नाम पे याद रखेंगे। ये भिल्सा टोप्स आप याद रख लें अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम पे। ठीक है, और ये ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, नाम ही उर्दू वर्ड है तो थोड़ा सा नवाबी लग रहा है, तो ये शाहजहां बेगम ने लिखा है। ठीक है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5। इसमें 3 किताब इंपॉर्टेंट है, किताबुल हिंद अल बरूनी की, और इसको लिखा है अरबिक में, रिहाला इब्न बतूता की, इसको भी अरबिक में ही लिखा गया। और द ट्रैवल्स इन मोगल एम्पायर, ये फ्रेंच में लिखा गया था फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा। तो ये 3 किताब इंपॉर्टेंट है और यही इसका सीक्वेंस भी है, किताबुल हिंद, फिर रिहाला और फिर आपका ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। इसके अलावा इस चैप्टर में और किसी किताब का कोई जिक्र नहीं है, कोई तस्करा नहीं है। नाउ द चैप्टर 6, इसमें कुछ किताबों का जिक्र है। सबसे पहले किताब है कश्फुल महजूब, ये सूफीज़म के ऊपर, जिसको उर्दू में तसव्वुफ कहते हैं, इसके ऊपर एक पहला किताब थी जिसमें तसव्वुफ का पूरा ब्यौरा दिया गया था कि व्हाट इज सूफीज़म। इसको लिखा अबुल हसन अल हुजवेरी ने, जिनको दातागंज बख्श का टाइटल दिया गया था। और इनकी दरगाह कहाँ पे लोकेटेड है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये सूफीज़म के। उसके बाद नेक्स्ट इज अ बायोग्राफी, मुनिस अल खा, इसको लिखा है जहानारा बेगम ने, और ये बायोग्राफी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। उसके बाद मुरक्का दली, इसको लिखा था एक ट्रैवलर दरगाह कुली खान नाम के आदमी ने, वो चिराग दलीवी के ज़माने के हैं। आज मेट्रो में आप चिराग दली देखते हैं ना, नसीरुद्दीन सूफी संत थे, तो उनके ज़माने का पूरा ब्यौरा दिया, उनके खानका के बारे में बताया है। उसके बाद पद्मावत, आपने मूवी भी देखी होगी, मलिक मोहम्मद जैसी करके एक आपके सूफी थे, लेखक भी थे। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने इस पद्मावत को लिखा था। आदि ग्रंथ साहिब, गुरु अर्जन देव, और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब। सो बेसिकली गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, आदि ग्रंथ साहिब में जो तेग बहादुर साहब के कंपाइलेशन थे उनको ऐड किया और इसका नाम रख दिया गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो इनके ऑथर मान सकते हैं आप गुरु गोविंद सिंह को, या कंपाइलर मान सकते हैं अगर ऑथर ना मानना हो तो। उसके बाद कीर्तन घोष, एक वैष्णविज्म के ऊपर किताब है, शंकर देव साहब ने इसको लिखा है, ये भी एक संत थे। उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन की कंपाइलेशन है, फौज उल फौज जिसको कहते हैं हम लोग, ये मलफूजत में आता है। व्हाट इज मलफूजत? मलफूजत मतलब बड़े बड़े लोग जब बैठते थे और
उनके सामने फरियादी आते थे, उनको जब ये कन्वर्सेशन होता था ना, तो इनको वहाँ पे जो बैठा करते थे स्टूडेंट, जो डिसिपल बैठा करते थे, शागिर्द, वो सब इसको रिकॉर्ड करते थे कि वो अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है और शेख इस पे क्या सोल्यूशन दे रहा है। आज के ज़माने में तो आपके सामने यूट्यूब है, आपको कोई दिक्कत होती है आप देख लेते हैं, पुराने ज़माने में तो नहीं था। तो इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाता था, ठीक है, रिटर्न मैनर में, और इसकी कंपाइलेशन रिलीज की जाती थी ताकि लोग पढ़ के अमल में ला सके कि आखिर इस प्रॉब्लम का फलाने आदमी ने, फलाने सूफी संत ने क्या सोल्यूशन दिया हुआ है। सो ये फहद अल फहद एक काइंड ऑफ मलफुजत है जिसको अमीर हसन सिज़र ने लिखा है, और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे ये आपको बताना है इन द कमेंट बॉक्स। और ये किताब में किसकी कन्वर्सेशन, किस सूफी संत का कॉन्वर्सेशन है, दैट यू ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं एक बार क्या करूंगा, सारे आंसर्स को पिन कर दूंगा इन माई कॉमेंट। सो दैट्स ऑल इन द चैप्टर 6। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट किताब है, दैट इज मुक्तमल्लड़। इसको लिखा है कृष्णदेवराय ने, और ये किताब लिखी गई थी तेलुगु में। दैट बुक इज ऑन द स्टेट क्राफ्ट पॉलिटिक्स के ऊपर ये किताब है। इसमें पॉलिटिकल एरेना में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, चाहे वो ट्रेड हो गया, चाहे वो वॉरफेयर हो गया, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया, इन सब के बारे में कृष्णदेवराय ने बहुत तफसील से चर्चा की है। सो दैट्स ऑल इन चैप्टर 7। चैप्टर 8 में अगर बात करें तो कुछ मुगल आपके क्रॉनिकल्स आते हैं, जिसमें अकबरनामा और उसका एक पार्ट आइन अकबरी है। तो अकबरनामा का पार्ट है आइन अकबरी, सो दिस इज वाई दोनों के ऑथर आपके एक ही होंगे, दैट इज अबुल फजल। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है ना कि इस आइन अकबरी, चूंकि इस चैप्टर में आइन अकबरी का ही बहुत बड़ा मेंशन है, तो आइन अकबरी को आखिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, तो हेनरी ब्लॉकमैन और एच.एस. जैरेट नाम के दो शख्स थे। इसमें हेनरी ब्लॉकमैन बहुत प्राइमरली फेमस है, तो अगर एक ऑप्शन आएगा तो आप हेनरी ब्लॉकमैन को ही सेलेक्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल इन द चैप्टर 8। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 9 की। इसमें तो सारे मुगल क्रॉनिकल्स का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला बाबरनामा, बाबर ने ही लिखा है क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी है, उसका डायरी में से हमने लिखा था। इनिशियली ये तुजुक बाबरी के तौर पे तर्किश लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी, बट बाद में फिर अकबर के ज़माने में इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करके बाबरनामा के तरीके से पब्लिश किया गया, बट कंटेंट वही थी, इसलिए ऑथर हम लोग बाबर को ही मानते हैं। उसके बाद हुमायूंनामा, जिसको लिखा है गुलबदन बेगम ने। उसके बाद अकबरनामा, जिसको अबुल फजल साहब ने लिखा है। उसके बाद जहांगीरनामा, जिसको जहांगीर ने अगेन खुद लिखा है। तो बाबर और जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी थी, अपने ज़माने का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल है उसको वो खुद ही ऑथर करते हैं। उसके बाद आता है आपका बादशाहनामा, जिसको हम लोग बादशाहनामा भी कहते हैं। इसको अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने लिखा था। कुछ पार्ट अब्दुल हामिद लाहौरी साहब ने लिखा है, कुछ पार्ट मोहम्मद वारिस ने लिखा है। और इसमें एक और नाम बहुत फेमस है, सादउल्लाह खान। इन्होंने क्या किया था, इन दोनों के दफ्तारों को रिव्यू किया और उसमें जो भी चीज़ें गलत इनको लगी या जो भी चीज़ें ऐड करने लायक लगी उसको ऐड करके फिर पब्लिश किया गया था। उसके बाद जो आखिरी हमारा क्रॉनिकल है फ्रॉम द ग्रेट मुगल्स, वो है आलमगीर नामा। हालांकि ये पूरा नहीं हो पाया था, इसको लिखने की शुरुआत की थी मोहम्मद काजिम ने, ये पूरा नहीं हो पाया। पूरा ये औरंगजेब के ज़माने की हिस्ट्री नहीं बयां करता, और बाकी जितने भी क्रॉनिकल्स हैं ऑलमोस्ट सारे पूरे हैं। अगर अकबरनामा की भी बात करें तो लास्ट के 3-4 साल केवल छूटे, बाकी सारा इसमें कंपाइल्ड है। और यही सीक्वेंस है, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, बादशाहनामा और आलमगीरनामा, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना। और आलमगीरनामा किसकी किताब है, किसके ऊपर बेस्ड क्रॉनिकल है, तो औरंगजेब, उसका ही टाइटल था आलमगीर। सो दैट्स ऑल इन द चैप्टर 9। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, व्हाट हु ट्रांसलेटेड दिस अकबरनामा। तो हेनरी बेवरेज करके आपके शख्स हैं, और ये भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ही मेंबर थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो जाता है। उसकी स्थापना की गई थी 1784 में बाय विलियम जोन्स। इनका काम ये था कि इंडियन जितने भी टेक्स्ट हैं, चाहे वो एंशिएंट टेक्स्ट हो, चाहे वो मिडावल टेक्स्ट हो, इनको इकट्ठा करके इनको ट्रांसलेट करो ताकि इंडियंस के बारे में यूरोप को पता चल सके, ब्रिटानिया हुकूमत को पता चल सके। सो दैट्स ऑल इन द चैप्टर 9। अब बात करते हैं चैप्टर 10 में कोई क्रॉनिकल नहीं है, चैप्टर 11 में किसी किताब का जिक्र नहीं, हालांकि कुछ इमेजेस इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसका चैप्टर 12 में एक ही किताब है, अमार कथा, जो कि अगेन एक ऑटोबायोग्राफी है। विनोदिनी दासी करके एक एक्ट्रेस थी, एक लेखिका थी, उस जमाने की जब ये कॉलोनी सिटीज अपने उफान पे थे, इमर्ज हो रहे थे, तो उस जमाने में जब ये कंजर्वेटिव सोसाइटी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, उसमें ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, लेखिका के तौर पे काम करती है, पब्लिशर के तौर पे काम करती है, और कह सकते हैं कि एक पॉलीमैथ थी। तो उनकी ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद चैप्टर 13 में दो आपके सामने किताबें हैं। एक तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जो जवाहरलाल नेहरू ने बाद में पब्लिश की थी, जो पत्र व्यवहार इनका होता था बड़े नेताओं से, खास करके गांधी जी के साथ, उसको तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा हरिजन ये कोई किताब नहीं है, हरिजन एक मैगजीन है जो महात्मा गांधी पब्लिश किया करते थे। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और इनके ऑथर्स आप याद रखेंगे। चैप्टर 14 में फिर कुछ किताबों का जिक्र है, जैसे सियाह हाशिए, एक किताब है, सादत हसन मंटो साहब ने लिखा है। मंटो के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसको प्ले किया था, तो ये पार्टीशन के ऊपर एक किताब है। इसके अलावा द अदर साइड ऑफ साइलेंस, ये भी पार्टीशन के ऊपर एक किताब है। उर्वशी बुटालिया नाम की एक लेखक ने लिखा है, लेखिका ने लिखा है। इसी में वो कहानी थी ना कि जब एक गाँव था सिखों का, वहाँ पे जब दंगाई आते हैं तो उस गाँव की सारी महिलाओं ने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी थी, ठीक है, टू प्रिजर्व दियर ऑनर।
इसके बाद एक और किताब है, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट। ये खुशदेव सिंह ने लिखा था, डॉक्टर साहब थे। और जब ये लाहौर जाते हैं तो कुछ देर तक जब ये एयरपोर्ट पे टर्मिनल पे बैठे थे तो किस हिसाब से लोगों ने इनको आके ग्रीट किया था बिकॉज ऑफ हिज सर्विस टुवर्ड्स द रिफ्यूजीज, तो ये बहुत एक मार्मक घटना थी। तो ये किताब आप याद रखेंगे। इसके अलावा ट्रेन टू पाकिस्तान भी एक पार्टीशन के ऊपर किताब है, इसको लिखा खुशवंत सिंह ने। हालांकि इसका आपके चैप्टर में जिक्र नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सीयूटी में पूछा भी नहीं जा सकता, बट चूंकि यहाँ पे खुशदेव सिंह और खुशवंत सिंह जो है कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और दोनों ने पार्टीशन के ऊपर किताब लिखी है, तो आपके एनसीईआरटी में खुशदेव सिंह का जिक्र है, खुशवंत सिंह का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो खुशदेव सिंह आप याद रखेंगे। एंड ही हैज रिटन लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट। गॉट इट? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, क्योंकि चैप्टर 15 में कोई भी इंपॉर्टेंट किताब का जिक्र नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको पूरी असेंबली ने मिलकर लिखा है, तो उसको तो हम ऑलरेडी उस पूरे चैप्टर में ही पढ़े हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पे। यू हैव टू गो टू द फ्री मटेरियल सेक्शन, और वहाँ पे आप क्लास 12th में जब जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे मिसलेनियस करके एक सब फोल्डर होगा, वहीं पे ये पीडीएफ आप लोग अपलोड कर देंगे। चेक इट आउट एंड इसको आप रिविजन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी बहुत सारी और भी वीडियोस सीयूटी के रिगार्डिंग आने वाली है। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू।